नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के पहले चरण की। कामकाज के लिहाज से सदन का पहला चरण उत्पादकता वाला रहा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इसके उपरांत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसके बाद बजट पर भी चर्चा हुई। हालांकि बजट सत्र के प्रथम चरण में कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके साथ ही बजट सत्र का प्रथम चरण संपन्न हो गया। कैसा रहा सत्र का जो पहला चरण था बजट का? कौन कौन से खास मुद्दे उठे, बजट पे कैसी चर्चा हुई और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किस तरह से चर्चा हुई, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। नरेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। नरेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो संसद का बजट सत्र रहा, पहला चरण उसका रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से भी उठे और सरकार ने भी विस्तार पूर्वक हर मुद्दे का जवाब, चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई उसमें भी दिया और बजट के दौरान जो चर्चा हुई उस पर भी दिया। आप कैसे देखते हैं? संसद का बजट सत्र वास्तव में जितना उत्पादक होना चाहिए था, मेरी दृष्टि में उतना नहीं हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा को बाधित करने का काम किया, अनावश्यक मुद्दे उठाकर किया, शोरगुल किया, बाद में 3-4 दिन के बाद वो चर्चा में शामिल हुए, लेकिन अगर प्रारंभ में ही वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में अपना योगदान देते तो उस चर्चा के दौरान अपने सारे मुद्दे उठा सकते थे जी। और यह परंपरा भी रही है कि राष्ट्रपति जी जब कोई संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं तो उनके भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संसद में आता है, जिस पर चर्चा होती है। 12 घंटे की चर्चा थी जी। और विपक्ष ने जिस प्रकार से उसको बाधित करने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण था जी। बाकी कुल मिलाकर के जो एजेंडा था प्रथम चरण का जी, वो पूरा हुआ है जी। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी इस समय मेरे साथ स्टूडियो में है। रामनारायण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो बजट सत्र का पहला चरण रहा, अगर कामकाज की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हुई और बजट पे भी चर्चा देखने को मिली, सरकार ने बजट भी पेश सदन में किया, आप कैसे देखते हैं प्रथम चरण का जो कामकाज रहा? देखिए, पहले चरण में आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सामान्य बजट पर चर्चा होती है। इसके अलावा जो कामकाज जो थोड़ा बहुत होता है, अगर विपक्ष इस पर सार्थक चर्चा करता, समय का सदुपयोग करता, तो अपने मुद्दा भी उठा सकता था और जनता के मुद्दे भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा में रख सकता था। लेकिन समय को जो बर्बाद किया गया, उसका असर ये हुआ कि बहुत सारे मुद्दे उसके जो संसद के बाहर उठते रहे, वो अंदर नहीं उठ पाए। उठा सकता था। हालांकि अगला चरण होगा बजट सत्र का, दूसरा चरण होगा 17 अवकाश के बाद 13 मार्च से, उसमें ज़्यादा आपके वित्तीय कामकाज होगा। इस चरण में कामकाज नहीं होता। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जो समय होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार का एक अपना पूरा आकलन सरकार रखती है, राष्ट्रपति के माध्यम से उसको रखा जाता है और राष्ट्रपति कहती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया। उसको लेकर के उसमें सारे मुद्दे शामिल हो सकते थे विपक्ष के, जो अब दिखाई दे रहे हैं या हंगामे में दिखाई दिए, वो उठे, लेकिन उनको गंवाया गया। इसके बावजूद भी 2-3 दिन के व्यवधान के बाद में दोनों सदनों में कामकाज हुआ। राज्यसभा में ज़्यादा बाधित हुआ, लोकसभा में आज भी कामकाज हुआ। कुछ मुद्दों को लेकर के विपक्ष की अपनी नाराज़गी थी, कुछ व्यवस्था के प्रति सदन के उसको अपने अनुरूप नहीं लगा उसको, तो उसका विरोध भी दर्शाया
और कुछ चर्चा में जब भाषण हुए उनको लेकर भी कुछ सवाल उठे कि इसके भाषण में ये क्यों कहा गया, उसने क्यों कहा गया, दोनों सदनों में बात उठी और आज भी वो मुद्दे उठते रहे। इसके बाद देखा जाए कुल मिलाकर के बजट सत्र का पहला चरण ठीक ठाक ही गुजरा, बजाय इसके क्योंकि हम तो आशंका इस बात की थी कि विपक्ष पूरे समय हंगामा ना करता रहे। जी बिल्कुल, सदन चला और सदन चला तो कई मुद्दों पे चर्चा भी देखने को सुनने को मिली। राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे कि संसद का बजट सत्र का जो पहला चरण रहा, आपकी दृष्टि से कैसा रहा, आप कैसे देखते हैं चरण को? डिसअपॉइंटिंग था। ये चर्चा करने के लिए जो स्पिरिट होना चाहिए सत्ता पक्ष की, ये स्पिरिट वहां पर नहीं था। जो नेशनल इश्यूज आता है, राष्ट्रपति भाषण में तो बहुत सारे बात बताते हैं, राष्ट्रपति भाषण में बिल्कुल सरकार की बात होती है जी, लेकिन सरकार की बात छोड़कर जो बहुत सारे मुद्दे हैं हर समाज पर, इसमें बात करना, चर्चा करना, ये विरोधी पक्ष का ये जिम्मेदारी है। लेकिन हमने देखा कि ये विरोधी पक्ष को जिम्मेदारी को ठीक ढंग से तो दोनों हाउस में ही नहीं चर्चा हुआ। उन्होंने दे डिड नॉट टेक जस्ट अप्रिशिएट, but anyway when the discussion began that was quite fruitful, but unfortunately I must say that the discussions were not positively respondent. जी, The way Treasury Bench at least behaved in the Rajya Sabha, that is very unfortunate. The slogan shouting in the name of Prime Minister is really a bad indication. I can just recollect that a similar thing happened in the German assembly, German parliament when Hitler was elected and everybody was shouting Hitler, Hitler, Hitler. The similar sort of echo in the house of Rajya Sabha on the part of the treasury benches is very, very unfortunate and this is not very healthy sign for the Indian democracy. But फिर भी जो भी चर्चा हुआ उसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव बात भी हुआ है। ये मेरा फर्स्ट हैंड इंप्रेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बजट सेशन। जी, जी, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, नारेबाजी की अगर हम बात करें, स्लोगन्स की बात करें, तो अगर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी हुई तो सत्ता पक्ष की ओर से भी मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। जाहिर सी बात है। आप कैसे देखते हैं नरेश जी, जो मुद्दा विकास जी ने रखा है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार का पॉलिसी मैटर, सरकार क्या किया है सरकार ने, ये सब रहता है। लेकिन अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष संजीदगी के साथ चर्चा में भाग लेता तो अपने सारे असहमति के बिंदु उसमें रख सकता था। असहमति हो सकती है, प्रजातंत्र में होती है जी, लेकिन उसका उपयोग न करके उन्होंने बाहर तो मीडिया में कहा लेकिन वहाँ चर्चा में भाग नहीं लिया, वहाँ हंगामा किया, बाधित किया। यानी आप देखिए, चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री जी 1.25 घंटा 1.5 घंटा बोले और विपक्ष पूरी तरह हल्ला करता रहा कि जिससे उनकी आवाज़ देश में सुनाई ना पड़े। जी, ये कौन सा प्रजातंत्र है? और जब हम मोदी मोदी का नारा लगाते हैं तो उनको बुरा लगता है। आप इनिशिएट क्यों करते हो ऐसी चीज़? जी, शांतिपूर्ण ढंग से फ्लोर ऑफ हाउस is the place where we can deliberate, we can discussion, we can do all our views, we can keep. जी, बिल्कुल। लेकिन वो ना करके डायलॉग नहीं, डेलिब्रेशन नहीं, डिस्कशन नहीं, केवल बाधा बाधा बाधा। आप देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को कितनी पीड़ा के साथ कहना पड़ा। यानी 7 दिन तक 267 का नोटिस एक ही मुद्दे पर, जिस पर रूलिंग दी जा चुकी, रिपीटेडली आ रहा है। जी, इट इज नॉट द डिफाइंस ऑफ द चेयर। जी, बिल्कुल रामनारायण जी, सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, जो परंपराएं होती है उससे सदन चलता है। और जो राज्यसभा के सभापति जी हैं जगदीप धनखड़ जी ने लगातार कोशिश की कि सदन चले, लेकिन जिस तरफ विकास जी इशारा कर रहे हैं नारेबाजी की तरफ, जाहिर सी बात है जिस तरह विपक्ष की ओर से नारेबाजी सदन में हुई, गतिरोध जिस तरह से पैदा किया गया सदन की कार्रवाई चलाने में, उसको लेकर कई बार राज्यसभा के सभापति जी ने उस पर चेतावनी भी दी कि आप हल्ला गुल्ला मत कीजिए, मुद्दों पे चर्चा कीजिए, नियमों के अनुसार अपने प्रस्ताव रखिए। आप कैसे देखते हैं राज्यसभा में जो कुछ घटित हुआ है उसको? देखिए, ये चुनावी साल का आगाज हो चुका है। इस समय हम देखेंगे जब तक लोकसभा चुनाव होंगे अगले 1 साल के अंदर, मौजूदा सत्र हो या आने वाले सत्र,
सब में इस तरह के हंगामे के आसार देखेंगे। विपक्षी पूरी कोशिश होगी जो मुद्दे उसके पास हैं उनको वो जोरदार ढंग से उठाए और सरकार को घेरे। यही हमने इस सत्र में देखा। विपक्ष को एक मुद्दा मिला, उसने सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी, बजाय इसके कि उसको वो रचनात्मक ढंग से भी सत्र में उठा सकता था। लेकिन उसे शायद लगा कि हम ज़्यादा शोरगुल करके, ज़्यादा हंगामा करके, हावी होकर के अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पे विपक्षी अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन जहाँ तक संसदीय परंपराओं का सवाल है, संसदीय प्रक्रिया का सवाल है, उसमें ये चीज़ उचित नहीं है। क्योंकि विपक्ष के पास एक मौका यही भी था कि वो इन बातों को रिकॉर्ड पर लाता, चर्चा में हिस्सा लेकर के, जो नहीं हुआ। जैसे नरेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष ने अपना मौका खो दिया, बिल्कुल खोया उसने। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष होता, सत्ता पक्ष होता, लोकतंत्र में हर दल को अपने ढंग से अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार होता है। उसने ढंग से रखा, यह अलग बात, उस पर हम विवेचना अलग तरह से करें, टीका टिप्पणी अलग करें। लेकिन हाँ, संसदीय प्रक्रियाओं के अनुरूप विपक्ष का व्यवहार नहीं था। हालांकि राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो विपक्ष अपने आप को सही ठहराएगा और सरकार पर ठीकरा पड़ेगा कि सरकार ने उसके नियमों को नहीं माना, उसको नहीं सुना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद भी उसके मुद्दों को नहीं माना, चर्चा नहीं होने दी। इसको लेकर विपक्ष की नाराजगी रही है। उसके बाद में जब चर्चा हुई तो उसके नेताओं के कुछ भाषणों के अंश को भी हटा दिया गया, उसको लेकर नाराजगी रही। सरकार का अपना पक्ष था, विपक्ष का अपना पक्ष था। लेकिन हमें लगता है कि अब चूंकि बजट सत्र के पहले चरण में ये मुद्दा अब खत्म हो जाना चाहिए और दूसरा सत्र जब शुरू हुआ 13 मार्च से, तो सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी एक सद्भावनापूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से संसदीय प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा। विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने लगातार कोशिश की कि गतिरोध पैदा ना हो, सदन में अधिक से अधिक मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन अगर शोर शराबा होगा, नारेबाजी होगी, तो विपक्ष अपने मुद्दों पर कैसे चर्चा कर पाएगा, कैसे उठा पाएगा? क्योंकि राज्यसभा के सभापति जी कई बार पीड़ा के साथ ये कहते हुए दिखे, सुनाई दिए कि सदन में शोर शराबा अच्छा नहीं है। शोर शराबा होता क्यों? यू हैव टू गो टू द रोड। विपक्ष जब कोई मुद्दे उठाना चाहता है तो सभापति जी ने नहीं नहीं नहीं, ये कानून का तरीका नहीं है। अरे कानून किस लिए है? कानून होता है संसद चलाने के लिए, संसद को बंद करने के लिए नहीं। विपक्ष मुद्दा उठाना चाहते हैं, चेयरमैन उठाने नहीं देंगे तो क्या करेगा विपक्ष? विपक्ष को तो चिल्लाना ही पड़ेगा, उनको तो जोर शोर मचाना पड़ेगा कि मुझे मौका दो बोलने के लिए। और ऐसे भी हुआ, जब भी मौका मिला, कुछ भी मुद्दे उठाया, सरकार ट्रेजरी पक्ष से, सत्ता पक्ष से कोई आंसर नहीं है। एंड दैट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी। We had expected an answer from the Prime Minister. Prime Minister didn't answer. On the contrary, Prime Minister in the House wanted to play a gallery game to pose that he is the supreme. This attitude, which I am telling you, is very unfortunate and that is undemocratic. The behavior of the Prime Minister and Treasury bench should not be and cannot be equated to the behavior of the opposition. There must be some degree of difference. Treasury bench has to ensure that the opposition gets the time and opportunity to speak out. That should not be throttled like this. This is my very crude experience in the House, in spite of my having respect to the chair. But the chair, the manner he had conducted the House was really unfortunate. He was as if he is a participant. Why should he be a participant? जी, That's my feeling. My feeling may not be reciprocated by anybody, but that's my feeling in the whole affairs. जी, बिल्कुल आपकी फीलिंग है, लेकिन नरेश जी आपकी फीलिंग क्या है? क्योंकि मुद्दा यहाँ पर ये है कि राज्यसभा के सभापति जी या लोकसभा में अध्यक्ष जी के सामने नियमों के तहत कोई अगर प्रस्ताव आएगा तो उस पर सदन चर्चा करेगा। अगर नियमों के विपरीत कोई प्रस्ताव होगा, अध्यक्ष जी सभापति उसका विश्लेषण करते हैं और जो फैसला उनका होता है, चेयर से जो फैसला होता है, वो सदन स्वीकार करता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि विपक्ष इस पर अड़ा रहता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, नियम क्या है, कानून क्या है, जबकि चेयर को, माननीय सभापति जी को सदन कानून के अंतर्गत चलाना होता है और वो बार बार हर चीज़ को स्पष्ट कर चुके। जैसे मैंने कहा, 267 में हाउस सस्पेंड करने के लिए एक ही सदस्य लगातार आइडेंटिकल प्रस्ताव करते रहे। जब पहली बार चेयर की रूलिंग हो गई कि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल, तो बार बार उसको देना डिफाइंस चेयर का है कि नहीं। बार बार वो बैठने को कहते हैं, एलओपी को सम्मान देते हुए बोलने को कहते हैं। एलओपी उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं जिनको उन्होंने कार्रवाई से निकाला है। अगेन आप हाउस के अंदर वही बोल रहे हैं, तो ये क्या है? जी,
चेयर का आप सम्मान नहीं करेंगे, हाउस का सम्मान नहीं करेंगे, सरकार सत्तारूढ़ दल का सम्मान नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? रामनाथ जी, मैं इस पे आपसे भी समझना चाहता हूं, क्योंकि विकास जी भी विपक्ष से हैं और नरेश जी सत्ता पक्ष से हैं, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से सदन कवर कर रहे हैं। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है, ये हम सब जानते हैं और पूरा देश देखता भी है कि रूल बुक होती है, उसी के अनुसार सदन को चलाया भी जाता है। काफी समय से ये देखने में आ रहा है कि विपक्ष कोई प्रस्ताव लाता है और चाहता है कि उसी को स्वीकार कर लिया जाए। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि विपक्ष जिस नियम के तहत चाहता है उसी नियम के तहत चर्चा हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक आता है कि विपक्ष की भी अपनी जिद होती है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, विपक्ष हमेशा चाहता है कि वो अपने तरीके से बात को सरकार सदन में रखे और सरकार को कटघरे में खड़ा करे। कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, चाहे पहले भाजपा रही, अब कांग्रेस रही, सबकी यही कोशिश रहती है। लेकिन जब इस तरह का गतिरोध होता है तो कहीं नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठ के आपस में एक हल निकालने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं वो कोशिशें इस समय ज़्यादा नहीं हो रही, विपक्ष की तरफ से भी सरकार की तरफ, दोनों तरफ से वो कोशिशें नहीं हो रही, जो कि सदन के बाहर एक गलियारों में या चैम्बर्स में अलग चर्चा होती थी कि हम इस गतिरोध को कैसे तोड़ें, क्या रास्ता निकालें, क्या प्रस्ताव हो, क्या उसकी भाषा, वो चीज़ें होती वो नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से हमें ये टकराव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और वो कोशिशें होती तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी आती। अब चूंकि अब विपक्ष में भी अब इस तरह के लीडर्स आ गए हैं जो कई तरह के हम देखते हैं संसद में, इस वाली संसद में कई सांसदों को निलंबन का सामना भी करना पड़ा, जो कोई बात सुनने को, समझने को, नियम प्रक्रिया मानने को तैयार नहीं है, उसके लिए कार्रवाई भी हो रही है। तो जब टकराव की स्थिति इस तरह की आ जाती है तब नियम प्रक्रियाएं अपने आप पीछे रह जाती हैं। जब कोई सुनने को, समझने को तैयार नहीं होता है तो अब सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई चारा नहीं रहता कि सदन को स्थित करें या रोकें उसको। हाँ, अगर मान लो सांसदों में, चाहे वो किसी पक्ष हो, उनमें अगर ये भावना है कि हमें सदन चलाना है और रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन हमने देखा है सत्र में कि कोई बहुत ज़्यादा वो प्रयास नहीं किए गए। हाँ, इसमें दें सत्ता पक्ष को भी एक पहल करनी चाहिए। संसद के अंदर आपने बिल्कुल बात कही कि चर्चा हो तैयार, लेकिन सदन के बाहर भी एक पहल होनी चाहिए थी, तो हो सकता कहीं रास्ता निकलता। जाहिर है कि चुनावी साल भी है, देश में इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और 24 में आम चुनाव होने हैं, लिहाजा मुद्दों को लेकर अपना अपना एक राजनीतिक नजरिया भी इस समय उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी गर्माहट सदन में देखने को मिलती है। लेकिन विकास जी, बात मैं बजट की करूंगा। बजट पे एक अच्छी चर्चा हुई, जाहिर सी बात है विपक्ष ने अपने मुद्दे रखे, सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी। आप कैसे देखते हैं इस बार के बजट को? देखिए, हमारे देश का जो मूल समस्या है, मुद्दे है, बेरोजगारी, अर्थनैतिक स्थिति, यूनिटी ऑफ द पीपल, इस बारे में, इस जो 3 मूल चीजें हैं, मुद्दे हैं, इस बारे में ज्यादा बहस हुआ नहीं। बजट में इसका कोई सुहारा नहीं है। क्या बेरोजगारी के बाद में कोई इंडिकेशन है? नथिंग इज देयर। These issues are very important issues. These were raised, but we did not find anything in the budget. But subsequent budget session would there it will further discussed, I hope. Therefore, the budget is overall is very disappointing budget. There has been reduction in the allotment of the Manrega. In the name of, say, this is a demand-driven scheme. The demand is increasing every day by day. When you say that you are providing food, free food to 80 crore of people, then just imagine what is the basic amount of demand for employment. But the budget allocation for Manrega has been reduced. These are the important issues which have found no reference with sincerity, with any indication for solution in the budget speech of the Honorable Finance Minister. जी, नरेश जी, विपक्ष ने जहां बजट को जन विरोधी बताया, वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि जन कल्याणकारी बजट है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला बजट है, भविष्य को ध्यान में रख के बजट को बनाया गया है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष के भी कई तीखे आरोप चर्चा के दौरान सुनने को मिले। देखिए, बजट के बारे में विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं है। समावेशी बजट है, इंक्लूसिव बजट है, जिसमें गांव की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, महिलाओं की, नौजवान की, सबकी चिंता की है और सबको कुछ ना कुछ मिला है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मनरेगा की राशि घटा दी गई। मैं मानता हूँ पिछली बार 73,000 करोड़ थी, अब की बार 60,000 करोड़ की गई है, क्योंकि असेसमेंट में लगता है, क्योंकि ये डिमांड ओरिएंटेड मनरेगा का होता है और उसमें भी है कि अभी हमने ये किया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम बढ़ाएंगे।
जरूरत पड़ेगी। पहले भी बढ़ाई जाती रही, रिवाइज एस्टीमेट आता रहा। और ये समझना चाहिए मेरे मित्रों को कि जब बाकी चीज जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए पहली बार 33% बढ़ाकर किया गया, क्या उससे बेरोजगारी नहीं कम होगी? लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? सब प्रकार के जो आज आप देख रहे हैं कितने हाईवे और सब बन रहे हैं, दूरियां भी कम हो रही है, माल भाड़ा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी उससे? ये समझना चाहिए, रोजगार उसमें से पैदा होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो वहाँ पर मांग बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आता है, रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो अनदर रोजगार मिलता है। ये साइकिल है, ये समझना चाहिए। ऐसे ही ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% वृद्धि की गई है, 79,000 करोड़। तो वो आवास बनेंगे तो मनरेगा का काम में नहीं मिलेगा, उस बजट से जाएगा जी। तो इसलिए सबको रोजगार देने का काम, महंगाई को नियंत्रित करने का काम ऐसी परिस्थिति में जब ग्लोबल इकोनॉमी धराशायी हो रही है, सारे विकसित देश जहां पर इन्फ्लेशन 2 डिजिट 3 डिजिट तक भी है, हमारे यहाँ हमने उसको कंट्रोल रख रहा है, 5.9 तक हमारा इन्फ्लेशन है। बिल्कुल इसी प्रकार डेवलपमेंट में हमारा जीडीपी आज भी सारे देश, किसी वर्ल्ड में किसी की 7% नहीं है जी। अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना सब हमसे पीछे है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं सबको लेकर के जी, उसकी प्रशंसा करनी बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि बजट पे लंबी चर्चा देखने सुनने को मिली और अच्छी एक चर्चा हुई, विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए, सरकार ने अपनी बात रखी, निर्मला सीतारमण जी ने एक एक सवाल का जवाब, विपक्ष के जो सवाल थे, चाहे बात महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, उसका उत्तर उन्होंने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पे सदन में चर्चा हो सकती थी, लेकिन एक मुद्दे पर विपक्ष ने गतिरोध पैदा करके अपना समय को गवा दिया, मुद्दों को गवा दिया? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मौजूदा लोकसभा हमने देखा कई सत्रों में विपक्ष ने एक मुद्दे पर अड़ करके पूरा सत्र गवा दिया, अपने मुद्दों को गवा दिया, जनता के मुद्दों को गवा दिया, और वही इतिहास इस सत्र में दोहराया गया। विपक्ष के पास बहुत बढ़िया मौका था, बजट पे भी चर्चा होनी थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, जिसमें वो सारे मुद्दे समेट सकता था। जो मुद्दे वो बाहर हंगामा करके उठा रहा था, जो बाहर आप नारेबाजी कर रहे थे, सदन के अंदर नारेबाजी की, उस चीज़ को सार्थक ढंग से पूरे देश के सामने रख सकते थे, सरकार को घेर सकते थे। लेकिन विपक्ष ने एक मुद्दे पर केंद्रित होकर के बहुत सारे मुद्दे जिनकी वो बात बाहर कर रहे हैं, अंदर कर सकते थे, रख सकते थे, और देश की जनता को भी लगता कि विपक्ष एक रचनात्मक भूमिका में उसकी चिंता कर रहा है, उसके मुद्दों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष उस स्थिति को नहीं ला पाया, उसमें वो नाकाम रहा। और निश्चित रूप से ये एक हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक, जिसको जो कहना चाहिए, दुर्भाग्य कहना चाहिए कि अनेकों मौक़ों पर जनता बड़ी उम्मीद करती है संसद सत्र का, और जब सत्र इस तरह का हश्र होता है, उसके मुद्दे नहीं उठ पाते, तो उससे भी निराशा लगती है कि हमारे जो माननीय हैं, जो वहाँ पे भेजा गया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, वो ठगा सा महसूस करती है। तो निश्चित तौर पर जब भी सत्र हो, विपक्ष को मुद्दे बाहर जो कर रहा है, हंगामा सड़क पर होते हुए करना चाहिए, लेकिन संसद के अंदर भी उसे अपने मुद्दों को उसी तरीके दर्ज कराना चाहिए जैसे बाहर उठाता है। जी, जाहिर सी बात है, संसद के बजट सत्र का जो पहला चरण था, उसमें विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए, कुछ गतिरोध भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद सदन चला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा भी हुई, कई घंटे बहस हुई, बजट पे भी चर्चा हुई, बजट भी पेश किया गया। इसलिए कह सकते हैं कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण उत्पादकता वाला रहा, और दूसरा चरण जब 13 मार्च से शुरू होगा तो उसमें कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा देखने को मिलेगी। विपक्ष भी अपने मुद्दे उठाएगा और सरकार भी अपनी बात सदन में कहेगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।